नमस्कार दोस्तों, मैं सोना दादी स्वागत करती हूँ आपका जीने स्टडी क्लासेस पे। हम कर रहे हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर के जनरल साइंस सब्जेक्ट का कोर्स। अभी तक हमने 22 क्लासें कर ली है। ये हमारी 23rd नंबर क्लास है, आनुवंशिकता और जैव विकास। इसके बाद सिर्फ एक ही क्लास अपनी बाकी रहेगी। जो न्यूली एडेड टॉपिक है वो मैं सबसे लास्ट में लेने वाली हूँ, 24 नंबर। वो है रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो न्यूली एडेड है और मुझे इसमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कंटेंट क्या लेना है क्या नहीं लेना, इससे सबसे लास्ट में मैंने रखा है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ पीवाईक्यूज की और एमसीक्यूज की क्लासेस करेंगे और हमारा कोर्स कंप्लीट है लगभग, है ना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स जो मैंने आपको करवाया है वो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, शॉर्ट है बट वेरी यूजफुल। ऐसा नहीं कि शॉर्ट है इसका मतलब यूजफुल नहीं है, बहुत यूजफुल है। मेरे हिसाब से आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, आनुवंशिकता और जैव विकास। अब क्या ये टॉपिक क्लास 10th की बुक में दिया हुआ है। तो जब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में नया सिलेबस जब ऐड हुआ था और मैंने इसका सिलेबस देखा है, तो इसमें इंग्लिश वाला सिलेबस मैंने देखा, इसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था। इसका हिंदी होता है आनुवंशिकता और जैव विकास, क्योंकि क्लास 10th की बुक में हिंदी में यही दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम में ये दिया हुआ है। डन। अब क्या है, जो इंग्लिश का सिलेबस है इसको जब हिंदी किया गया तो कुछ कुछ जगह मुझे लगता है कहीं कहीं क्लासेस ने आनुवंशिकता जैव विकास की जगह वंशानुक्रम और जैव विकास लिखा है, किसी ने वंशागति और जैव विकास लिखा है, और कहीं सेम आनुवंशिकता और जैव विकास लिखा हुआ है। तो एक ही बात है तीनों, आप कंफ्यूज मत होना कि ये टॉपिक करवा दिया, ये कुछ छूट गया। वो जो मैं आपको बता रही हूँ तीनों एक ही चीज है, यही वाला टॉपिक है सेम। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का है जैव आनुवंशिकता और जैव विकास। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे पहले हेडिंग पकड़ते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। जैव विकास, जैव विकास मतलब ये एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें लंबे समय में जीवों में धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियां बनती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि चिंपांजी से मनुष्य का बनना। हमारे पूर्वज चिंपांजी थे एक तरह से, उनसे धीरे धीरे किसका विकास हुआ, मनुष्य का विकास हुआ, एक नई प्रजाति बन गई मनुष्य। ये क्या है, ये जैव विकास। ठीक है, इसी तरह एक एग्जाम्पल और भी है कि जिराफ की लंबी गर्दन। जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, जब खाना नीचे खत्म हो गया तो जिराफ की जब जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वो ऊपर खाना ढूंढने लगे, फिर और थोड़ा सा ऊपर होकर ढूंढने लगे। इस तरह करते करते उनकी गर्दन क्या हुई, थोड़ी लंबी होने लग गई, और आज की प्रजाति नई बन गई जिसमें जिराफ की गर्दन लंबी होती है, बट पहले लंबी नहीं थी। ठीक है, तो ये क्या एक तरह से जैव विकास है। ठीक, अब सेकंड है अपना आनुवंशिकता। क्या है आनुवंशिकता? देखिए, आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। आपको पता है, पेरेंट्स के गुण जब संतान में जाते हैं, ये जो प्रक्रिया है यही आनुवंशिकता है। और जो गुण ट्रांसफर हो रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उन गुणों को कहते हैं, क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण। अब यहाँ पर एक चीज और दी हुई है कि जो लक्षण है, जो ये लक्षण माता पिता से संतानों में जीन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अब आप सोचेंगे, आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा जीन, कहीं लिखा हुआ मिलेगा डीएनए के माध्यम से जाते हैं, कहीं लिखा हुआ मिलेगा गुणसूत्रों के माध्यम से जाते हैं। तो आप कंफ्यूज होंगे कि चीज क्या है। एक्चुअली तीनों चीजें है एक ही, क्योंकि गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र के अंदर होते हैं डीएनए और डीएनए के अंदर होते हैं जीन, बस। यानी तीनों बात एक ही है। अगर आप कहें गुणसूत्र के थ्रू आनुवंशिक चीजें, मतलब आनुवंशिक लक्षण जा रहे हैं तो भी चलेगा, डीएनए के थ्रू कहे तो भी चलेगा, और जीन के थ्रू कहे तो भी चलेगा। इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा एग्जाम्पल भी लिया है कि जैसे गुणसूत्र पूरी किताब होती है, तो डीएनए उसमें किताब के पन्ने होते हैं, यानी पूरे गुणसूत्र में डीएनए ही डीएनए होते हैं। ठीक है, और उन डीएनए में जो होता है सीक्वेंस, वो होते हैं जीन। जीन एक तरह से क्या होते हैं, लक्षण डिसाइड करते हैं। तो अगर बारीकी से हम पूछें, एकदम बारीकी से कि परफेक्टली आंसर होना चाहिए, तो होगा आंसर जीन। पर डीएनए कहें तो भी रॉन्ग नहीं, गुणसूत्र कहें तो भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जीन वो है डीएनए का ही पार्ट है और डीएनए गुणसूत्र का भाग है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर आप कहीं नाम आएगा जीन, कहीं नाम आए गुणसूत्र, कहीं नाम आए डीएनए, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, क्योंकि गुणसूत्र में डीएनए होंगे और डीएनए के अंदर जीन होंगे। अब आनुवंशिकता को समझाने का सबसे अच्छा काम किया था मेंडल ने। ग्रेगर जॉन्स मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। इन्होंने मटर के पौधे पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और कुछ रूल बताए इन्होंने। क्या, देखिए आगे देखते हैं कि इन्होंने, ये मैंने बताया, मटर के पौधे पर प्रयोग किए और उन्होंने बोला कि आनुवंशिकता का प्रक्रिया जीन के माध्यम से होती है। डन। और क्या बोला कि माता पिता अपने डीएनए के माध्यम से आनुवंशिक पदार्थ संतानों में स्थानांतरित करते हैं। देखिए आ रहा है ना अलग अलग दोनों जगह। अभी आप कंफ्यूज हो जाते नहीं बताते तो। ठीक है, सही बता रहे हैं। और प्रत्येक संतान माता पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होती है, ये भी करेक्ट है। प्रत्येक संतान के लिए संतानों में 2 विकल्प होते हैं। अब ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखिए, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आगे में। क्या होता है कि जो मेंडल थे, उन्होंने कुछ पौधों पे एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने कुछ पौधों के लक्षण लिए। जैसे 2 पौधे लिए, बीज के डिफरेंस क्या ना, कि 2 पौधे, एक का बीज गोल था, एक का बीज चूड़ीदार था। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने 2 पौधे लिए जिसमें बीज का रंग अलग अलग था, एक का पीला था, एक का हरा था। 2 पौधों में ही संकरण होगा, उससे नई प्रजाति बनेगी। तो दोनों पौधों के 2-2 गुण हैं। ठीक है, एक फली का आकार,
पौधे लिए, जिसमें एक पौधा में फूली हुई फली थी, दूसरे पौधे में संकुचित थी। एक में फूल का रंग बैंगनी था, एक में फूल का रंग सफेद था। एक के पौधे की ऊंचाई लंबी थी, एक के बौनी थी। यानी ये दोनों गुणों का उन्होंने कंपेयर किया। ठीक है, याद रखना ये गुण का भी एग्जाम्पल आया। एक गोल और झुरीदार, बैंगनी सफेद, लंबा बोना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछे हुए। जो दो गुण कंपेयर किए कौन से, ये भी पूछे हुए क्वेश्चन, ये भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में नहीं आए, किसी दूसरे एग्जाम में आए, बट आए हुए हैं, तो आपके एग्जाम में आने के फुल चांसेस रहते हैं। आपने नोटिस नहीं किया, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब वो जनरल साइंस के जितने भी दूसरे एग्जाम, ऐसा नहीं है कि आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, जितने भी दूसरे एग्जाम में जो जनरल साइंस सब्जेक्ट हैं और उसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं दूसरे एग्जाम से भी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो पीवाईक्यूज है किसी भी एग्जाम के, वो आपके आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं एक संकर मोनोहाइब्रिड संकरण। यानी अभी जो हमने लक्षण देखे ऊपर, ये जो लक्षण थे, इनमें से हम कोई भी एक लक्षण पकड़ते, जैसे इसने पहले ये पकड़ा, यानी पौधे की ऊंचाई, लंबा और बोना। जो एक संकरण इन्होंने लिया, जब दो जीवों के संकरण में केवल एक लक्षण का अध्ययन किया इन्होंने, तो इसको हमने क्या कहा, मोनोहाइब्रिड संकरण। अब इससे क्या रिजल्ट निकला वो हम देखते हैं। देखिए, मटर के पौधों में लंबा पौधा और बोना पौधा इन्होंने इन संकरण करवाया। ठीक है, लंबे पौधे में और बोने पौधे में संकरण करवाया। अब इसको एग्जाम अच्छे से समझते हैं, क्या हुआ इसका रिजल्ट। देखिए, आपको शायद दिख रहा हो, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए, सब लंबा पौधा लिया और बोना पौधा लिया। लंबे पौधे को टीटी से इन्होंने शो किया। ठीक है, यानी टी बड़ा, लंबा है ना इसलिए कैपिटल लिया इन्होंने, बोना है इसलिए इन्होंने टीटी लिया। अब आप सोचोगे दो क्यों लिया, क्योंकि जीन हमेशा युग्म में रहते हैं, ये जीन है इसके, है ना। जीन हमेशा पैरिंग में रहता है, सिंगल जीन नहीं होता कहीं। आपके अंदर भी जो जीन्स है वो पैरिंग में होंगे, पैर में होंगे, युग्म में होंगे, वो सिंगल नहीं होते हैं। तो ये इन्होंने लंबे पौधे के लिए, ये पौने पौधे के लिए, इनके बीच में संकरण करवाया और ये 4 प्रजाति बनी, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसमें कैसे बनी कि देखो, एक कैपिटल आया इसका, ये वाला है ना, एक ये आया और एक ये आया। तो अब आप देखिए, तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी बना, अगेन एक कैपिटल टी स्मॉल टी बना, अगेन एक कैपिटल टी स्मॉल टी बना, अगेन एक कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब ये सारे पौधे क्या हो गए, लंबे। अब आप देखिए, जबकि इनके जीन जो है एक कैपिटल एक स्मॉल है, यानी एक तो लंबे पौधे का जीन है और एक बोने पौधे का जीन है, फिर भी सभी लंबे हुए। यानी ये जो जीन है ना कैपिटल टी, ये प्रभावी जीन है, और स्मॉल टी है ना ये अप्रभावी है। यानी ये जितना प्रभावी नहीं है, ये ज्यादा प्रभावी, जो ज्यादा प्रभावी है वो अपना गुण शो करता है। तो सारे पौधे लंबे हुए, बट ये शुद्ध लंबे नहीं है। शुद्ध लंबे कौन से थे, ये, क्योंकि इसमें दोनों जीन्स कैपिटल टी के थे। अब इसमें एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक कैपिटल एक स्मॉल है। तो जो F1 पीढ़ी थी, यानी लंबा पौधा और बोना पौधा का संकरण करवाया, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। ठीक है, अब इन F1 पीढ़ी के ही दो पौधों के बीच में फिर से संकरण करवाया। ये देखो, टीटी में और टीटी में दोनों है तो लंबे, बट ये शुद्ध नहीं है। एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक कैपिटल एक स्मॉल है, इनके बीच में संकरण करवाया। तो देखो, एक टी ये यहाँ से मिला, एक टी ये यहाँ से मिला, इस तरह एक कैपिटल टी बना, दो एक मिक्स वाले बने, कैपिटल स्मॉल और एक शुद्ध बोना बना। ये देखो, दोनों स्मॉल टी। तो कहने का मतलब है कि जो F2 आया उसमें देखो 3 लंबे, क्योंकि ये तो लंबा है, ये शुद्ध है, तो और ये भी लंबे है क्योंकि इसमें अप्रभावी वाला है। तो ये तीनों तो क्या बने, लंबे। ठीक है, और ये क्या बना, ये बोना पौधा एक। तो अब F2 पीढ़ी में जो फिनोटाइप का जो रेशियो है, संकरण का जो रेशियो है, वो 3:1 है। फिनोटाइप मतलब इसके लक्षण, ये F2 को बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी दिखने में कैसे होंगे, है ना, वो फिनोटाइप है। जीनोटाइप यानी उसके जीन्स कैसे, ये जैसे ये जीन्स एक है, ये दोनों अलग जीन, सेम जीन्स है, ये अलग है, ये अलग है, यानी ये वाला एक सेम है और ये दोनों सेम है ना, फिर ये एक सेम है। तो अब अगर जीन्स का मैं रेशियो कहूँ तो 1:2 इसका 1 है। ये आपके कोर्स में नहीं है, आपके सिर्फ फिनोटाइप का है फिलहाल। फिनोटाइप का जो रेशियो है ये याद में रखिएगा, ये मत रखना आप। फिनोटाइप का जो रेशियो है दिखने में कैसे, तो देखो 3 तो लंबे हैं और एक बोना है, तो 3:1 का रेशियो है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बता रही हूँ। मोनो हाइब्रिड यानी एक संकर संकरण में क्या होता है, जब दो लंबे एक लंबा एक बोने पौधे का संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में तो सारे लंबे मिलेंगे, ठीक है, बट F2 पीढ़ी में रेशियो क्या मिलेगा, 3:1 का, यानी 3 लंबे होंगे और एक बोना होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम टू सेम। ठीक है, F2 पीढ़ी में 3:1 का रेशियो होता है। डन। अब चलते नेक्स्ट में, देखिए ये हो गया। अब इसने बोला कि F2 पीढ़ी में क्या हुआ, 3:1 का रेशियो हुआ। तो ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों चल रहा है, इसमें हमको पता चला प्रभावी और अप्रभावी लक्षण कैसे, क्योंकि एक तो ये था, है ना, टी, एक ये था और एक ये था, और तीनों ही लंबे, है ना। तो इन्होंने कुछ चीजें बताई, इन्होंने बताया प्रभावी लक्षण, यानी ये है प्रभावी, ये अप्रभावी। क्या बोला, वह लक्षण जो संतान में व्यक्त हो जाता है, जैसे कैपिटल टी वाला व्यक्त हुआ ना, पौधे लंबे रहे, ये वाला नहीं रहा, और दूसरे लक्षण को दबा देता है, उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, और सेकंड, जैसे कि मटर में लंबा पौधा है
और बोने पौधे पर प्रभावी था, ठीक है। सेकंड है अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण कौन सा? जो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में व्यक्त नहीं होता, ये वाला, क्योंकि ये है इसके साथ पर व्यक्त नहीं हो रहा। व्यक्त कौन सा हो रहा है? ये, तो वो कौन सा है? अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। आई नो मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और मैं वन शॉट में करवाना चाह रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट ले रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये लक्षण तभी व्यक्त होता है जब दोनों एलील अप्रभावी हो। देखो, अप्रभावी लक्षण तब होगा जब ये दोनों एलील, ये वाले, ये दोनों के दोनों क्या है? अप्रभावी हो। अब आप सोच रहे होंगे ये एलील क्या चीज है यहाँ पर, है ना, जो मैं बोलूँ जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलील क्या है, तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्या जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो आप अगर मेरे नोट्स जो पढ़ेंगे वापस से, ये क्लास खत्म होने के बाद, अगर सिर्फ नोट्स है, जरूरी नहीं आप क्लासे बार बार देख के पढ़े, क्लास करें उसके बाद आप नोट से पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। जैसे बता देती हूँ कि नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलता है, ठीक है। तो अब आप एक बार ये पढ़िए, उसके बाद नोट्स पढ़िए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और नोट्स से तब समझ में आएगा जब आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं बताती हूँ जीनोटाइप क्या है। जैसे ये टीटी था, ये जीनोटाइप है, जीन से, है ना। जीनोटाइप मतलब जीन से, एक तरह से। ये टीटी था, ये जीन से, जीन्स हमेशा युग्म में रहते हैं। अब इसका ये अलग अलग कर दूं मैं, अगर टी अलग, ये टी अलग, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी अलग, ये, ठीक है। इसके दोनों स्मॉल टी अलग, इनको कहते हैं अपन एले, है ना, ये है एले, ठीक। अब फिनोटाइप क्या है? इनके थ्रू जो लक्षण मिल रहे हैं, जो बाहरी बनावट होती है, उसको फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है, उसको फिनोटाइप। इसीलिए तो 3:1 का रेशियो था, क्योंकि 3 तो थे लंबे और 1 था बोना, वो फिनोटाइप रेशियो था, जीनोटाइप नहीं था, ठीक है ना, उसको फिनोटाइप रेशियो कहते हैं। डन। तो एक जीव में सामान्यतः 2 एलील होते हैं, एक माता से आता है और एक पिता से आता है, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं अपन। हम देखिए, अब हमने मोनो हाइब्रिड पढ़ लिया था। उसकी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो F1 था उसमें सभी लंबे थे, और F2 में 3:1 का रेशियो था, किसका? फिनोटाइप का। अब द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड संकरण में क्या होता है? 2 लक्षणों का एक साथ अध्ययन होता है। अभी तक हमने सिर्फ लंबे और बोने एक एक लक्षण का अध्ययन किया था, अभी हम 2 लक्षणों का करेंगे। कैसे? देखिए, उदाहरण के लिए गोल बीज लंबे पौधे का संकरण, जुरीदार और बोने पौधे का संकरण। अब देखो, ये एक लक्षण, एक ये लक्षण, है ना, 2 गुण है एक तरह से, एक जुरीदार ये वाला और एक ये वाला। तो इन्होंने क्या लिया? एक ही पौधे के 2 गुण लिए, फिर इन्होंने आगे इसका संकरण करवाया, तो इसको कहते हैं हम द्विसंकरण, यानी 2 गुणों के अध्ययन किया इन्होंने, ठीक है। कैसे क्या? देखिए, ये देखिए, आई होप आपको दिख रहा हो, मैं थोड़ा जूम भी करती हूँ इसीलिए बार बार। देखिए, ये गोल बीज है और लंबे पौधे हैं, थोड़ा सा इधर करते हैं। ये गोल बीज है, ये लंबे पौधे हैं, ये जुरीदार बीज और बोने पौधे, 2 गुण है। इस एक पौधे में ही 2 गुण है, ये एक एक पौधा है, ठीक है। इसको हमने जब संकरण करवाया तो F1 में जैसे पूरा उसमें एक संकरण में हुआ था सारे गोल बीज के लंबे पौधे, उसमें भी सारे लंबे पौधे थे, यानी जो प्रभावी लक्षण था वही शो हुआ था F1 में, तो सारे गोल बीज के लंबे पौधे थे, ठीक है। उसके बाद इनमें जब निषेचन करवाया तो उसमें क्या हुआ? 9:3:3:1 का रेशियो हुआ F2 में। कैसे? यानी 9 तो थे जिसमें शुद्ध प्रभावी गुण थे, ये 3 और 3 ऐसे थे जिसमें एक एक अप्रभावी था और एक एक अप्रभावी गुण था, और इसमें एक में दोनों प्रभावी वाले गुण थे। तो यानी इसका जो रेशियो था फिनोटाइप का, क्या रेशियो? 9:3:3:1। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। PYQs आए हुए इस पे। क्या PYQs? द्विसंकर संकरण में जो F2 का रेशियो मिलता है फिनोटाइप का, वो कौन सा है? 9:3:3:1। अगर F1 का पूछे तो कंफ्यूज मत होना, F1 में तो सारे गोल बीज के लंबे पौधे, पर F2 में जो होगा वो होगा 9:3:3:1, ठीक है। समझ में आ गया होप आपको? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। देन आगे चलते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है 9:3:3:1 में, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि जो 9 है उसमें दोनों प्रभावी लक्षण है, इन दोनों में एक प्रभावी एक अप्रभावी है, और इनमें दोनों ही अप्रभावी वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं कि मेंडल ने जो ये एक संकरण और द्विसंकरण किया, उससे कुछ नियम बताए उन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये तीन नियम दिखाए इन्होंने, वंशागति के नियम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। जब 2 विपरीत लक्षण साथ हो तो प्रभावी लक्षण व्यक्त करता है। जैसे मैंने आपको कहा ये है, तो कौन सा लक्षण शो करेगा? जो प्रभावी होगा। लंबे पौधे हुए थे, ये लंबे वाला था, ये बोने वाला था, तो कौन से पौधे लंबे? ये पौधे लंबे होते, ये बोने नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका एक प्रभावी लक्षण है वो शो होता है, ठीक। अब पृथक्करण का नियम, युग्मक बनने के समय लक्षणों में एलील अलग हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि ये है, जब युग्मक बनता है तो ये टी और टी अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। इसमें क्या? 2 अलग अलग लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप विरासत में मिलते हैं। आपने अभी देखा है कि जैसे गोल और लंबे पौधे थे, जुरीदार और बोने पौधे थे, तो गोल पौधे बोने भी हो सकते हैं, दोनों लक्षण अलग अलग चलते हैं ना। या लंबे पौधे जो होते हैं वो जुरीदार भी हो सकते हैं, दोनों लक्षण अलग अलग चलते हैं, ओवरलैपिंग का केस नहीं रहता इसमें, ठीक है। यानी स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, जो लक्षण आगे जाएंगे वो उसका एक दूसरे से लेना देना नहीं होता, वो अलग अलग स्वतंत्र रूप से जाते हैं, ठीक है। अब लक्षण व्यक्त कैसे होते हैं ये देखिए आप।
वैसे बुक में बहुत लंबा चौड़ा दे रखा था, मैंने उसको बहुत सीक्वेंस में छोटा सा बना के आपको समझाया और आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए डीएनए है, जैसे गुणसूत्र है, कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में डीएनए होते हैं। देखिए ये जो डीएनए है ये एक्चुअली होता कहाँ, देखिए अपना शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बीच में केंद्रक होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ कोशिकांग भी होते हैं, गोल्जिकाएं होते हैं, राइबोसोम होते हैं, उसके साथ ही क्या होते हैं, गुणसूत्र, ऐसे लंबे लंबे धागे नुमा संरचना होती है, इसके अंदर होते हैं डीएनए, है ना। तो बेसिकली डीएनए होते कहाँ में, कोशिका पे होते हैं, ठीक है। अब डीएनए में क्या होते हैं, जीन, है ना, ये डीएनए यहाँ पे लिखा नहीं है, डीएनए में होंगे जीन, जीन में क्या होते हैं, जीन प्रोटीन बनाता है ना, जो प्रोटीन क्या बनाते हैं, हार्मोन बनाते हैं, और हार्मोन लक्षण का नियंत्रण करते हैं। तो कुल मिला के जो डीएनए है उसमें जो जीन है वो भी कैसे कर रहा है, क्योंकि जीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है, उसमें कुछ सूचनाएं होती है, उसकी सूचनाओं के हिसाब से हार्मोन स्रावित होते हैं, और उससे क्या बनते हैं, लक्षण। जैसे कोई व्यक्ति अगर बोना रह जाता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ जीन है, जीन में कुछ परिवर्तन आता है तो प्रोटीन बनाता है, उसमें सूचना दे देता है कि इसका हार्मोन कितना स्रावित होगा, तो उस तरफ से हार्मोन बनता है। हार्मोन बनेगा, जैसे अगर वो, आपको पता है वृद्धि हार्मोन कम बनता है तो बोने रह जाते हैं, अगर वो हार्मोन कम बन रहा है तो इंसान बोना रह जाएगा, ये लक्षण उसमें आ जाता है। तो बेसिकली लक्षण नियंत्रित कैसे हो रहे हैं, कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है और उस सूचना से हार्मोन बनता है और हार्मोन से लक्षण मिलते हैं। तो इन, आप कहें अगर जीनों से लक्षण नियंत्रित होते हैं तो भी चलेगा, आप कहें अगर प्रोटीन में सूचनाएं होती है, वो हार्मोन बनाते हैं और उससे लक्षण नियंत्रित होते हैं तो भी चलेगा, एक ही बात है ना। अब देखिए लिंग निर्धारण क्या होता है। आई होप मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है, मुझे क्या थोड़ा, ये थोड़ा लंबा है बहुत टॉपिक, इसलिए मैं फटाफट करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। अब है लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। मनुष्यों में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा होता है। देखिए कैसे होता है, महिला में XX गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में XY होते हैं। अब इसको टेबल से समझते हैं एक बार अपन। देखिए मेल है, मेल में क्या है, XY है, फीमेल में XX है। बनते कैसे मेल और फीमेल, देखिए जो ये है ये अलग अलग हो जाएंगे, एलील में बन जाते हैं, यानी युग्मक में बन जाएंगे। इसको ये एलील को ही कहते हैं यहाँ पर युग्मक कोशिका, यहाँ पे है ना, ये युग्मक बन जाते हैं, ठीक है। युग्मक में क्या होता है, एक एक जीन ही होता है, ये एक एक जीन हुआ। अब क्योंकि यहाँ से पिता ने X दिया, माता ने X दिया यहाँ पे, तो दोनों X मिलकर क्या बने, XX, और ये XX जब मिलते हैं गुणसूत्र तो फीमेल बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब दोनों एक माता से एक पिता से मिलकर दो जीन एक तरह से युग्म में आ गए, इसको हम युग्मनज कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आगे जाके फीमेल बने। अब सेम वापस पिता से यहाँ पे Y गुणसूत्र आया, माता से यहाँ पे X गुणसूत्र आया, तो क्या बना, X और Y, ये गुण फिर से युग्मनज बन गया, यानी गुणसूत्र का जोड़ा आ गया यहाँ पर। इससे आगे जाके क्या बनता है, मेल बनता है। यानी अगर गुणसूत्र समान हो, XX हो तो बनता है फीमेल, और गुणसूत्र X और Y हो तो बनता है मेल। तो अब देखो दोनों मादा में तो दोनों ही X है, तो अगर वो यहाँ ये X दे या X दे, दोनों, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। रोल किसका होता है, मेल का होता है। अगर मेल में से X गुणसूत्र आगे जाता है तो क्या बनता है, फीमेल, और अगर मेल से Y गुणसूत्र आगे जाता है तो क्या बनता है, मेल। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मेल पे कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे का लिंग पिता के द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि इनमें गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, X और Y होते हैं। मादा में तो सेम ही होते हैं XX, इसलिए कोई रोल ही नहीं होता उनका। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं। मनुष्य में टोटल गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, यस, और 23 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। देखिए 23 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, यानी एक जोड़े में कितने, 2 गुणसूत्र, तो 23 इंटू 2 करूँ तो 46 गुणसूत्र, ठीक है, समझ में आया। 23 जोड़े हैं, यानी 23 को डबल कर दो उतने गुणसूत्र होंगे। जोड़े में क्या रहेंगे, 2 गुणसूत्र रहेंगे, तो 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। अब इन 23 जोड़ों में 22 जोड़े तो होते हैं ऑटोसोम, यानी ये हमारे सामान्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, डन। और ये एक जोड़ा जो होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र, यानी सेक्स क्रोमोसोम। ये हमारे जो लिंग, मैंने बच्चा फीमेल होगा या मेल होगा, ये डिसाइड करता है। ये जो था XY और XX, ये जो जोड़ा था इसको हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र, ये जो एक है, ठीक है। तो टोटल कितने जोड़े, 23 जोड़े, और आगे मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 46। अब 46 गुणसूत्र में 23 गुणसूत्र होते हैं पिता से और 23 मिलते हैं माता से गुणसूत्र। इसीलिए तो 22 गुणसूत्र तो मिल जाते हैं, है ना। 22 गुणसूत्र वो होते हैं जो सामान्य निर्धारित करते हैं। जो +1 बचता है ना, एक ही है। अब ये Y आएगा या X आएगा, यही निर्धारित करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए गुणसूत्रों का योगदान, इसमें योगदान क्या है, सिंपल मैंने आपको बता चुकी है, वैसे फिर भी एक बार रीड कर देती हूँ मैं आपके लिए कि डीएनए में दोनों जनकों का समान रूप से योगदान होता है, डन। जीन के 2 सेट होते हैं, एक माता से आता है, पिता से आता है। मैंने आपको कहा था कि टोटल 23 मेल से मिलेंगे, 23 फीमेल से मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर कितने बनाएंगे, 46 आगे जाके। तो एक सेट पूरा इधर से आएगा, एक सेट इधर से आएगा, तो 46 गुणसूत्र बन जाते हैं, 23 जोड़े बन जाएंगे वापस एक तरह से।
ठीक है। अब देखिए, अब एक आपको बात बताऊं, देखो 46 ही मेल के हैं, 46 ही फीमेल के हैं, पर उनके 46 नहीं जाते, उनके सिर्फ 23 गुणसूत्र जाएंगे, इसके भी 23 जाएंगे। यानी अब इनमें से जो प्रभावी गुण होगा ना वो शो करता है बच्चे में, इसीलिए वो मेंडल ने जो बताया प्रभावी गुण अप्रभावी गुण, इसमें भी यही बताया। ठीक है। अब देखिए, जनन कोशिकाओं में जीन का केवल एक सेट होता है। देखिए, जनन कोशिकाओं में जीन में युग्मक में जीन का केवल एक सेट था और आगे जाकर ये फिर से 2 बन जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया, ये पीछे भी यहाँ पे एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे ये युग्मक था, युग्मक में ये क्या था, एक एक सेट थे, ये एक था, ये एक था, ये एक था, ये एक था, टोटल कितने युग्मक थे यहाँ पर, 1 2 3 4 थे। पर आगे जाकर ये मिले, एक यहाँ से मिला फादर से, एक मदर से मिला और ये वापस जोड़ा बन गया। तो कुल मिला के जो संतति में रहता है वो जोड़े में रहता है, पर जो पास होता मतलब फादर से और मदर से एक एक मिलते हैं और आगे जाके जोड़ा बन जाता है, ये ऐसे चलता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ये। नेक्स्ट चलते हैं अपन हम। अब इस तरह गुणसूत्र की संख्या इस तरह मैंने समझा दिया। अब देखिए, उपार्जित लक्षण और आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण तो अभी तक हम पढ़ ही रहे हैं, वो लक्षण जो डीएनए में होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे जाते हैं। अब उपार्जित लक्षण क्या है वो देखिए। उपार्जित लक्षण ये टेबल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। देखिए, उपार्जित आनुवांशिक लक्षण और उपार्जित लक्षण। आनुवांशिक लक्षण जो वो है जो माता पिता से जीन के माध्यम से संतानों में आते हैं, सही है। और उपार्जित लक्षण वो है जो जीवन काल में वातावरण और अनुभव से प्राप्त होते हैं, है ना। जो वातावरण से लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, जैसे हमारी मांसपेशियों को हमने दौड़ दौड़ के बहुत मजबूत कर लिया है हमने, और या अपना वजन बढ़ा लिया है, या हमें कहीं चोट आ गई तो वो निशान बन गया है, ये हमने उपार्जित लक्षण है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता। अगर आपके यहाँ पे निशान है अगर सर पे, तो बच्चे के वो निशान होगा ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वो आपके चोट से लगा है निशान, ये उपार्जित लक्षण होता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते। ठीक है। अब जैसे आनुवांशिक लक्षण डीएनए में होते हैं, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जबकि ये डीएनए में नहीं होते तो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। इसका कारण है जीन और आनुवांशिकता, इसका कारण पर्यावरण, अभ्यास, जीवन शैली वो है। एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, जैसे आंखों का रंग है, त्वचा का रंग है, ऊंचाई है, ये तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। बट मांसपेशियों का बनना है, वजन कम होना है, निशान का है, ये पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते। ठीक है। अब देखिए, इसमें एक्सपेरिमेंट भी किया इन्होंने कि ये लक्षण उपार्जित लक्षण कैसे आगे नहीं जाते, इसका एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। क्या किया, चूहे की पूंछ कई पीढ़ियों तक काटी, फिर भी उनकी अगली पीढ़ी जो पैदा हुई ना वो पूंछ के साथ हुई, बिना पूंछ की नहीं हुई, उसमें पूंछ हुई थी। इसका मतलब कि आप कितनी बार चूहे की पूंछ काट दो, अगली पीढ़ी में पूंछ रहेगी, क्योंकि वो उपार्जित लक्षण है ना। तो उपार्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होते। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पॉइंट है। ठीक है। अब उपार्जित लक्षण वंशानुगत क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जो परिवर्तन है वो कायिक ऊतकों में होते हैं। कायिक ऊतक यानी आपके काया में जो परिवर्तन हो रहा है, आपकी बॉडी में जो परिवर्तन हो रहा है वो कायिक ऊतक होता है। कायिक ऊतकों में परिवर्तन है, यानी आपके मसल्स बन रहे हो कायिक ऊतक है, आपके चोट का निशान आ रहा है, तो जो कायिक ऊतकों में परिवर्तन है वो पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न होते हैं और वंशागत नहीं होते। ठीक है। ये लाइन एज इट इज एनसीईआरटी से उठाई मैंने। तो आपको पता होना चाहिए कि उपार्जित लक्षण से जो परिवर्तन आ रहे हो कायिक ऊतकों में आ रहा है, इसीलिए ये परिवर्तन वंशागत नहीं होते। अब है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। एक्चुअली ये मैंने लिया तो है, बट मुझे लगा नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट होगा, फिर भी मैंने लिया है। थोड़ा सा उसको मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफली समझा देती हूँ, आपको। इसमें क्या है, जैसे इन्होंने बोला कि वैज्ञानिकों ने बोला जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। जब पृथ्वी पे कुछ नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था, कोई एक जीव भी नहीं था, जैसे हम कहते हैं ना पहले मुर्गिया के अंडा, वो वाली सिचुएशन, जब पृथ्वी पे कोई नहीं था, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि जब प्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुई वो अजैविक घटकों से हुई। अजैविक घटक जिनमें जान नहीं है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है, कुछ केमिकल्स हैं, इनसे इनकी जीव की उत्पत्ति हुई, ये वैज्ञानिकों का मानना था। इसके लिए इन्होंने सिद्धांत दिए, ओपेरिन और हॉल्डेन ने दिया रासायनिक विकास का सिद्धांत, और मिलर और यूरी ने प्रयोग भी किए। इसने तो क्या प्रयोग किया कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, इन सबको एक जगह इकट्ठा किया और यहाँ इसको पानी, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवाया, पानी प्रोवाइड करवाया, और देखा कि इससे क्या जैविक घटक बन रहे क्या, ये सारे अजैविक घटक है, इससे जैविक घटक बन रहे क्या, तो कुछ प्रोटीन का निर्माण होना शुरू हुआ। प्रोटीन का निर्माण मतलब, हाँ, प्रोटीन हमें भी होता है, हार्मोन्स किससे बन रहे हैं, हमें प्रोटीन से बनते हैं। तो प्रोटीन का निर्माण मतलब एक तरह से जैविक घटक है प्रोटीन, है ना। तो उन्होंने देखा कि सरल अकार्बनिक पदार्थों यानी अजैविक पदार्थ से इन्होंने जटिल अकार्बनिक पदार्थ बनाए। याद रखना, जहां भी सरल अकार्बनिक पदार्थ आए मतलब वो अजैविक घट पदार्थ है। इससे क्या बनाया उन्होंने, जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी जैविक पदार्थ बनाए। ये आगे चलकर उत्पत्ति का कारण बने। ये अच्छा है। फिर भी देखिए, अब कुछ 2-4 टॉपिक बचे, बस ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आई नो थोड़ा सा अब ये बोरिंग हो जा रहा, आनुवांशिकता तक तो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा था। अब थोड़ी ये चीजें जो एक बार नॉलेज में रखनी चाहिए आपको। क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी, है ना। देखिए, जाति उद्भव है, जब एक प्रजाति से नई जाति का निर्माण होता है उसे जाति उद्भव कहते हैं। ठीक है। जाति उद्भव के कारण क्या है, एक प्रजाति से जब दूसरी प्रजाति बनी उसको हम जाति उद्भव कहते हैं।
कैसे बन होता है, उसका रीजन क्या है कि जब जीवों की समष्टि यानी पॉपुलेशन भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग हो जाती है तो क्या हो जा रहा है, एक नई जाति का विकास हो जाता है। जाति उद्भव मतलब नई जाति बनना, एक जाति से दूसरी नई जाति का बनना। तो कैसे बन सकती है, एक जाति से दूसरी नई जाति तभी बन सकती है जब उसमें कुछ चेंजेज आएगा। बिना चेंजेज के नई जाति नहीं बन सकती, वही जाति रहेगी ना, जो प्रजाति है वही प्रजाति रहनी चाहिए। कुछ चेंजेज आएगा तभी होगा। तो चेंजेज के कारण क्या क्या देखिए, जब जीवों में पॉपुलेशन यानी जो भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो गई, कुछ इधर हो गई कुछ उधर हो गई, तो जो अलग हो गई तो वो एक तरह से नई प्रजातियां बना दी उन्होंने एनवायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। सेकेंड है आनुवांशिक अफवाह, ये इंपॉर्टेंट है। ये भौगोलिक पृथक्करण तो इतना कुछ नहीं, आनुवांशिक अफवाह ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है इसका सबसे बड़ा डेफिनेशन देखिए कि जब छोटी पॉपुलेशन में संयोग वंश जीन की आवृत्ति बदल जाती है, उससे क्या होता है, आनुवांशिक अफवाह होता है। ये कैसे, में एग्जाम्पल भी लिया मैंने कि जैसे किसी द्वीप पे 10 बीटल्स है। ये बीटल्स क्या होती है, एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, ठीक है, ब्रंग हिंदी में कहते हैं उसको। तो 10 बीटल्स है, उसमें से 7 लाल थे 3 हरे थे। अब किसी दुर्घटना बस क्या हुआ, केवल 3 हरे बच गए, ये वाले 7 पूरे विलुप्त हो गए। तो प्रजाति कौन सी आ गई आगे, ये हरी वाली आ गई, लाल वाली तो विलुप्त हो गई। तो एक तरह से नई प्रजाति आ गई पूरी, है ना। इसको क्या कहते हैं अपन, आनुवंशिक अफवाह। अफवाह मतलब एक्सीडेंटली उस जीन्स का बदल गया, जीन एक्सीडेंटली बदल गया, ऐसा नहीं पर्पसली नहीं हुए या किसी कारण से नहीं हुए, संयोग वंश हो गया, वो जीन की आवृत्ति बदल गई, उसको कहते हैं आनुवंशिक अफवाह या विचलन, इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है। तो क्योंकि ये परिवर्तन संयोग से हुआ इसलिए इसको कहते हैं आनुवंशिक अफवाह। फिर थर्ड है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन क्या होता है कि अनुकूलन लक्षण वाले जीव अधिक जीवित रहते हैं और अधिक संतति उत्पन्न करते हैं। कैसे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप देखिए कहीं पे कोई जगह पे लाल बीटल भी थे और हरे बीटल भी थे, ठीक है। अब पक्षियों ने लाल बीटल को खाया, हरे बीटल नहीं खा पाए, क्यों, क्योंकि हरे बीटल हरी पत्तियों पर जाके बैठ गए। तो जब बीटल हरे पत्तियों पर बैठे तो वो पक्षियों को दिखाई नहीं दिए। इससे क्या हुआ, पक्षियों ने सिर्फ रेड वाले बीटल को खाया, हरे वाले को नहीं खाया। तो क्या हुआ, रेड बीटल तो विलुप्त हो गए पर हरे बीटल बच गए। यानी पक्षियों द्वारा ही, एक प्रजाति द्वारा नई प्रजाति को विकसित किया, हरे बीटल ही आगे जाके विकसित हो गए। ठीक है। इसको कहते हैं अपन प्राकृतिक चयन। ठीक है। यानी धीरे धीरे हरे बीटल्स की संख्या बढ़ गई और लाल बीटल्स की संख्या कम हो गई, किसके द्वारा, पक्षियों के द्वारा ही हुई। इसको हम कहते हैं प्राकृतिक चयन। यानी प्रकृति के द्वारा उसका चयन हुआ है हरे बीटल्स का। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर है विकास और वर्गीकरण। इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लाइंस मैंने लिखी है वो आपको देख लीजिए, मैं जो ऊपर ऊपर से समझा देती हूँ। विकास और वर्गीकरण क्या है कि जीवों का वर्गीकरण उसकी समानता और विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। डन। अब जो समानता है वो किससे, वो क्या होती है, अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जिन जीवों में अधिक समानता होगी, अधिक समान अभिलक्षण होंगे, वो एक दूसरे से निकट संबंधित होंगे। कैसे, मैं आप समझाती हूँ आपको। फर्स्ट इसका एग्जांपल है, इनको समझने के लिए इनके अंगों की संरचना को समझते हैं कि कैसे वो निकट संबंधित हो गए एक दूसरे के। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें है समजातीय अंग। क्या है ये, इस विकास और वर्गीकरण में बेसिकली हमको ये समझा रहे हैं कि जो विकास हुआ है हमारा, यानी एक ही प्रजाति से हम पहले हम एक ही प्रजाति के थे, फिर धीरे धीरे हम अलग प्रजातियों में बढ़ गए। यानी कुछ हमें समानताएं थी, वो समानताएं या असमानताओं के आधार पर हम कैसे एक दूसरे से वर्गीकृत हुए, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। समजातीय अंग यानी हम अगर पहले हमारे कुछ तो हमें समानता थी, वो हम देख रहे क्या है। जो पहला है समजातीय अंग, यानी वे अंग जिनकी मूल संरचना और विकासात्मक उत्पत्ति समान थी लेकिन उनके कार्य अलग अलग थे। कैसे, देखिए, यानी जो उसके संरचना है वो समान थी पर उसके कार्य अलग अलग हुए। जैसे मेंढक, छिपकली, पक्षी, चमगादड़ और मनुष्य के अग्रपाद। अब सब में 4-4 पांव थे, है ना। सब जीव जो स्टार्टिंग में थे ना उसमें 4 पांव थे, है ना। जो आगे के 2 पांव हैं वो बाद में थे तो सेम टू सेम, उनकी संरचना उत्पत्ति तो सेम ही है पर उनके काम अलग अलग हो गए। कैसे, जैसे मेंढक के आगे के पांव उछलने में काम आते हैं, छिपकली के आगे चलने में काम आते हैं, पक्षी के आगे के पांव पंखी बन गए एक तरह से, है ना। चमगादड़ के भी उड़ने में काम आते हैं। मनुष्य के जो अग्रपाद है वो हमारे हाथ है एक तरह से, है ना वो। पर अब उत्पत्ति सबकी सेम है पर कार्य भिन्न भिन्न हो गए। ये है वर्गीकरण। तरह से ये बता रहे हैं कि हमारा जो विकास है वो वर्गीकरण के आधार पर हुआ है। तो हम लोग सेम ही, धीरे धीरे हमारे कार्यों के आधार पर जो हमारा वर्गीकरण हो गया, हमारे जो अंग थे उनका कार्य अलग अलग हो गया तो हम वर्गीकृत हो गए अलग अलग। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हड्डियों की संरचना तो समान है पर उनके कार्य अलग अलग है। मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली ये है कि इसकी मूल संरचना समान है, उनके कार्य भिन्न भिन्न है, उनको समजात कहते हैं, उसकी जाति समान है, उनका जो बॉन्ड जाति यानी उसका जो पैदा हुआ था ना, जो इनके जो अग्रपाद की जो एग्जाम्पल हमने लिए, यानी जो बने थे ना एक तरह से ये, तब ये समान थे पर कार्य इनके अलग हो गए, इसलिए समजात अंग बोलते हैं इनको। ठीक है। सेकेंड है इसका समरूप, यानी अब इसमें क्या है, इसके मूल संरचना विकास उत्पत्ति भिन्न है लेकिन उनके कार्य समान है ना। कार्य यानी उसके रूप समान है उनके कार्यों के।
उनका काम समान एक तरह से। चमगादड़ और पक्षी के पंख, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया है। चमगादड़ और पक्षी के पंख किसका उदाहरण है? समरूप, समजात और 2 ऑप्शन और थे ऐसे। तो चमगादड़ के पंख है ना, वो उंगलियों के बीच त्वचा के फैलाव से बनते हैं, जबकि पक्षियों के पंख परिवर्तित अग्रपात होते हैं, जबकि दोनों ही उड़ने में सहायक है। देखिए अब चमगादड़ के और पक्षी के पंख अलग अलग बनते हैं। चमगादड़ के जो पंख बनते हैं वो आंखों, उंगलियों के बीच में यहाँ पर जाले बनते हैं, यहाँ पर इनके, उससे वो पंख बनते हैं उनके, है ना। पूरा नहीं बनता, पूरा हाथ नहीं बनता, सिर्फ उंगलियों के पास जाले बनते हैं और वो पंख बन जाता है यहाँ। जबकि जो पक्षियों के पंख है वो पूरा का पूरा अग्रपात पंख में रूपांतरित हो जाता है। तो दोनों का कार्य, पंखों का कार्य तो सेम है, पर उनकी उत्पत्ति समान नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका एग्जाम्पल है चमगादड़ और पक्षी के पंख। डन, आई होप आपको समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं अपन। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर पिछली बार उसमें से क्वेश्चन उठा तो इस बार फॉसिल्स में से क्वेश्चन उठना चाहिए। ये फॉसिल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत आया है। फॉसिल क्या होता है कि अतीत में जीवित जीवों के संरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। फॉसिल यानी जीवाश्म। मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल वगैरह याद होगा आपको, पेट्रोल है, ये कोयला है, ये जीवाश्म है, जीवाश्म के अवशेष है ना, जीवों के अवशेष हैं। तो क्या होता है कि जब जीव की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसका शरीर नरम भाग में नष्ट हो जाता है। जो शरीर का नॉर्मल, जो हमारे मांसपेशियां, मसल्स है, वो तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उसका जो कठोर भाग होता है ना, वो मिट्टी और चट्टानों में सुरक्षित रह जाता है। जैसे आप जीव मरा, इसके ऊपर चट्टान गई तो उसके ऊपर और प्रेशर आया, तो वो जो उसका कठोर भाग है ना, वो चट्टानों के ऊपर यहाँ पे छाप बना देता है एक तरह से। उसको कहते हैं अपन जीवाश्म, यानी जीवों के इस प्रकार से संरक्षित अवशेष को अपन जीवाश्म कहते हैं। अब जीवाश्म कितने पुराने हैं, इसका अवलोकन 2 तरीकों से होता है। अब आप समझ गए होंगे जीवाश्म क्या, कुछ नहीं, जीव मरते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं और उसके ऊपर और लेयर आएगी तो मिट्टी वाली परत भी कड़क हो जाती है, और वहां पे जब वो दबते हैं तो मिट्टी के ऊपर एक संरचना बना देते हैं, वो जीवाश्म एक तरह से, ठीक है। अब एक के ऊपर एक भी आ सकता है, जैसे सबसे नीचे एक जीवाश्म था, काफी सालों बाद एक ऊपर, इसके ऊपर और आया, और परतें बनी, उसके ऊपर और आया, तो ऐसे परत दर परत जीवाश्म भी सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। सारे ऐसे जीवाश्म परत दर परत सारे सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। हम देखते हैं इसका जीवाश्म कितने पुराने, इसकी 2 विधियां जानने की। फर्स्ट है डायरेक्ट यानी सापेक्ष विधि, यानी किसी स्थान की खुदाई करो, अब जो पृथ्वी की सतह के पास जीवाश्म होंगे वो तो नए होंगे, जो गहरी सतह में होंगे वो पुराने होंगे, सिंपली पता चल जा रहा है। सेकंड क्या है, सेकंड है इसका ये इंपॉर्टेंट है ना, इसका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फॉसिल डेटिंग, फॉसिल डेटिंग ऐसे भी लिखा हुआ है, वैसे इसको जीवाश्म डेटिंग कहते हैं, पर हिंदी में आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ फॉसिल डेटिंग, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। फॉसिल डेटिंग क्या है, इसमें जीवाश्म में उपस्थित विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है। कैसे, क्या जीवाश्म अंदर है, अब उसमें अपन नापते कि जैसे कार्बन है, इसका समस्थानिक होता है, उसकी अर्ध आयु हमको पता होती है, यानी कार्बन अगर आधा डिकेड हो जाएगा तो कितने वर्षों में होगा वो हमको पता होगा। कार्बन का समस्थानिक है ना, उसकी हाफ आयु होने में जैसे 5000 कुछ साल लगते हैं, हमको ये पता है। तो अब हम उसमें कार्बन जांचेंगे कि वो आधा डिकेड हुआ है या बचा हुआ है। तो अगर आधा गया हुआ है यानी ये 5000 साल पुराना है, आधे से ज्यादा गया यानी 5000 से भी ज्यादा पुराना है। ऐसे करके समस्थानिकों से पता चलता है। डन, यानी समस्थानिक डेटिंग या फॉसिल डेटिंग कहते हैं इसको अपन। तो 2 तरीके देख लिए, सापेक्ष विधि और डेटिंग विधि। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फॉसिल डेटिंग से क्या पता चलता है, जीवाश्म की आयु, है ना, कितने पुराने, ठीक है। अब है विकास के चरण यानी स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, ये वो बता रहे हैं जो हमने पढ़ा ना, जैव विकास, जो स्टार्टिंग में हमने देखा परिभाषा क्या, जीवों में धीरे धीरे परिवर्तन जो होता है, वो ये बता रहा है कि ये परिवर्तन जो है सतत प्रक्रिया है। ये परिवर्तन जो है वो किसी एक डीएनए वाले परिवर्तन से नहीं हुआ, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे परिवर्तनों से होता है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल दिए, जैसे पंखों का विकास है, पंख पहले सरल थे, बाद में उड़ने के लिए विकसित हुए, यानी कैसे विकास हो रहा है ये बता रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट सीधा ये है, डायनासोर वाला, ये याद रखना आप कि कुछ डायनासोर है ना, वो उसके पंख थे लेकिन वो उड़ नहीं सकते थे। पंख, डायनासोर किस श्रेणी में आते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। डायनासोर सरीसृप में आते हैं, ठीक है, क्योंकि डायनासोर के पास पंख थे और वो क्या थे, सरीसृप। सरीसृप यानी रेप्टाइल, जो रेंग के चलते जीव वो है। हालांकि डायनासोर रेंग के नहीं चलता, पर उसके काफी गुण उससे मिलते जुलते सरीसृपों से। तो इनका नाम क्या, डायनासोर की जो श्रेणी थी वो कौन सी थी, सरीसृप थी। अब क्योंकि उनके पास पंख थे फिर भी उड़ नहीं सकते थे, इससे क्या पता चल रहा है कि वो पक्षी से घनिष्ठ संबंध रखते थे, यानी पक्षी की तरह उनके पास भी पंख थे पर उड़ नहीं सकते थे। तो ये क्वेश्चन है कि पक्षी सरीसृपों से घनिष्ठ संबंध दर्शाते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, डायनासोर। इसका एग्जाम्पल है डायनासोर, ये याद रखना, क्योंकि डायनासोर सरीसृप है और उसके पास पंख है, और पंख किसके पास होते हैं, पक्षियों के पास। यानी पक्षी और सरीसृप एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध दर्शाते थे। कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि पहले जैसे सबके पास पंख थे, ठीक है, अब पंख किसी ने उड़ने का काम लिए, किसी ने गर्मी के लिए काम लिया। जैसे ये जो डायनासोर थे उन्होंने उड़ने के लिए काम नहीं लिए थे, वो अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए काम लेते थे, जबकि पक्षी थे उड़ने के लिए काम लिए। तो जो उड़ने के लिए काम लिए उनको तो एविस बोलते हैं हमने, यानी ये पक्षियों की श्रेणी में डाल दिया, एविस श्रेणी इसको कहते हैं।
पक्षी की श्रेणी में डाल दिया, और उन्होंने जिन्होंने पंखों को काम नहीं लिया उनको हमने सरीसृप की श्रेणी में डाला, क्योंकि उसके गुण उनसे ज़्यादा सरीसृपों से मिलते थे। तो कुल मिला के एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध दर्शाते थे। ये बात है बस, और कुछ नहीं। आगे चलते देखिए, बहुत टिपिकल हो जा रहा है, लास्ट का पार्ट बहुत बोरिंग है आई नो, पर जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताते जा रही हूँ, जैसे डायनासोर वाला इंपॉर्टेंट है, अब सीधा इसका ये इंपॉर्टेंट है, ये कि क्या बोल रहे हैं कि भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प से विकसित होती है। कभी कभी कुछ चीजें हमको भिन्न भिन्न दिखती है, पर वो पैदा एक ही चीज से हो रही है। कैसे? जैसे जंगली गोभी है, ठीक है। अब जंगली गोभी से कितनी चीजें बन रही देखना आप। लगभग 2000 वर्ष पहले मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था, ठीक है। अब उसके द्वारा हुआ क्या, इससे खूब सारी सब्जियां विकसित हुई। कैसे बताइए, देखिए समझाती हूँ मैं। इन्होंने क्या किया, कुछ किसानों ने पत्तियों के बीच में दूरी को कम करना चाहे जंगली गोभी को, तो इससे जंगली गोभी से निकली पत्ता गोभी। फिर इसी जंगली गोभी के पुष्पों की वृद्धि को किसी ने रोका, है ना, ये कृत्रिम रूप से कर रहे हैं ये लोग। इससे विकास हुआ ब्रोकली का, ठीक है। कुछ ने क्या किया, बांस पुष्पों का चयन किया, इससे क्या विकास हुआ, फूल गोभी का। फिर कुछ ने इसके तने का चयन किया, इससे क्या हुआ, गांठ गोभी का। अब जंगली गोभी से ही बन रहे हैं, ठीक है। ये बन किससे रहे, जंगली गोभी से ही। किसी ने क्या किया, चौड़ी पत्तियों का चयन किया, किसका, जंगली गोभी का। उससे किसका विकास हुआ, केल का। ये सारी एक तरह से सब्जियां हैं, ठीक है। इस प्रकार एक ही जंगली गोभी से कई सब्जियों का विकास हुआ, ठीक। अब लास्ट एक है कि मानव विकास जो हुआ, उसमें मानव का जो जूलॉजिकल नेम है अपना, है ना, जूलॉजिकल जो नेम होता है, यानी वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं आप तरह से, कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम है ना, वो है होमो सेपियंस। ये और हम एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं, और हम अफ्रीका से हुआ है, और बाद में पूरे विश्व में फैल गई। यानी मानव जाति का उद्भव जो हुआ है वो अफ्रीका से हुआ है, और बाद में पूरे विश्व में फैल गई है। तो ये मानव का ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मानव का जो जूलॉजिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वो होमो सेपियंस है। इतना सा, ठीक है। हाँ, आज ये टॉपिक खत्म हो गया, और ये बहुत ही पीछे का टॉपिक बहुत ही बोरिंग था, आई नो, इंटरेस्टिंग नहीं था, पर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जैसे फॉसिल यानी जीवाश्म इंपॉर्टेंट है, जो समजात समरूप अंग है वो इंपॉर्टेंट है, और क्या बताया मैंने आपको, जो सरीसृप और एवीज पक्षी में जो संबंध है वो इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताती गई हूँ वो इंपॉर्टेंट है। बाकी एक्चुअली जो लिखा हुआ था मैंने ले लिया, कई बार मैं लेती नहीं हूँ, बट अब मैं इस बार नोट्स बना रही थी तो मैंने लिख ही लिया है, आप पढ़ लेना एक बार फिर भी, ठीक है। तो ये अपना आज का टॉपिक खत्म हो गया। अब एक ही टॉपिक अपना बचा है, जो नया वाला टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम देना मुझे, क्योंकि मैं उसको परफेक्टली एनालाइज करना पड़ेगा, मुझे उसमें लेना क्या है, क्या छोड़ना है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। वैसे तो वो जो टॉपिक है नया, वो करंट जीके का ही पार्ट है, पर हमको साइंस में अगर दिया है तो किस पर्पस से किया वो भी मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप उसको लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पूरी सीरीज आप अच्छे से देखना, बहुत ही यूजफुल है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और डेफिनेटली आपके इंप्रूव करेगा, आपको सिलेक्शन में डेफिनेटली करेगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद, थैंक यू।